नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डिजी मार्क इंडिया के फाउंडर रचित कनकनी जी को। तो रचित कनकनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। रचित जी, पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपका ये जो स्टार्टअप है डिजी मार्क इंडिया, ये कैसे काम करता है, इसका क्या कंसेप्ट है और ये कैसे लोगों को सर्व करता है? ज़रूर। हमारा जो एजेंसी है डिजी मार्क इंडिया, तो ये काम क्या करता है, हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग के सर्विसेज के प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोगों तक, हमारे जो बिजनेसेस हैं उन तक पहुंचते हैं, उनको वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ताकि उनके पास जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं डिजिटल लेके, उनका प्रॉब्लम हम अपने ऊपर ले सकें और हम उसको सर्विस प्रोवाइड कर सकें, उनको सर्व कर सकें। ये हमारा मेन चीज़ है डिजी मार्क इंडिया का। अगर हम बात करें रचित, आपके स्टार्टअप की स्टोरी को लेकर, तो कैसे ये इवॉल्व हुआ? डिजी मार्क इंडिया आपका स्टैब्लिश करने के पीछे की स्टोरी क्या रही, ये हमें आप बताइए। ज़रूर। डिजी मार्क इंडिया स्टोरी जो है बहुत इंटरेस्टिंग था। कॉलेज ग्रेजुएशन ओवर होने के बाद मैं एक जगह जॉब कर रहा था इंश्योरेंस कंपनी में। जॉब स्विच करने के बाद मतलब वहाँ पे सीखने को था नहीं, लर्निंग कुछ था नहीं। मैंने घुसा एक इवेंट एजेंसी में, इवेंट का वर्क करने के लिए, बहुत कुछ सीखा भी, पर उसमें इतना मज़ा नहीं आ रहा था। मुझे एक सूरत की कंपनी ने अप्रोच किया जिसने मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड से इंट्रोड्यूस कराया कि जो हम प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में मुझे बताया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने मेरी 2-3 महीने की सैलरी होल्ड कर दी और कुछ एडिशनल अमाउंट उसने मेरा होल्ड करा दिया कंपनी ने। ये कोविड का टाइम था? नहीं, ये कोविड से जस्ट पहले था। मतलब मुझे लगता है ये था आपका टाइम 2018 का। जो 2018 में अक्टूबर में दिवाली थी और दिवाली, हाँ, मतलब आई कमिंग फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली, इज़ अ वेरी बिग फेस्टिवल फॉर अस। मेरे दिवाली में बहुत सारे प्लान्स थे, पर उस कंपनी ने मेरा जो अमाउंट रोक दिया, उस कारण मेरा फिर दिमाग मतलब किया कि फिर मैं अब इसको क्यों, मैं इसके साथ वर्क करूं, मैं अपना ही कुछ क्यों नहीं स्टार्ट करता हूं। नवंबर 5, 2018 डिजी मार्क इंडिया केम इनटू पिक्चर, जहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, अब हो गया बहुत जॉब, जो कि मुझे था कि जॉब ही करना है, अपना कुछ करने का मैंने प्लान किया नहीं था, पर वो चीज़ मैंने वहीं पर ही ड्रॉप किया। मैं बोला कि नहीं, अब और वो जॉब नहीं करना है, अपना कुछ क्रिएट करता हूँ, कुछ अपना वैल्यू लोगों तक प्रोवाइड करता हूँ और एक ब्रांड क्रिएट करता हूँ। बात करें अगर हम डिजी मार्क इंडिया के नाम के बारे में, तो डिजी मार्क इंडिया आपने नाम रखा है अपने स्टार्टअप का, क्या कंसेप्ट या क्या ऐसा माइंड में आया कि आपने डिजी मार्क इंडिया इसका नाम रखा? डिजी मार्क इंडिया नाम रखने के पीछे ये है कि आप देखें, डिजी और मार्क दो चीज़ आता है और एक इंडिया तो है ही वर्ड। डिजी मीन्स फॉर डिजिटल, कि आपका डिजिटल मार्क मतलब प्रेजेंस आपका क्रिएट कर, एक डिजिटल प्रेजेंस क्रिएट कर रहे हैं आपका ऑनलाइन, हम सब जगह। डिजी मार्क इंडिया का यही मतलब है कि हम आपका डिजिटल प्रेजेंस क्रिएट कर रहे हैं, और इंडिया मतलब होगा कि आई एम एन इंडियन, मुझे नाम बहुत अच्छा, मतलब इंडिया का, मुझे प्राउड इंडियन, तो मुझे इंडिया वर्ड यूज़ करना अच्छा लगता है, तो मैंने इसीलिए डिजी मार्क इंडिया के नाम को यूज़ किया। मैं फॉरेन क्लाइंट्स को भी अप्रोच करता हूँ, तो डिजी मार्क इंडिया नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इंडियन कंपनी इसके साथ में वर्क कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है। दिस इज़ द रीज़न वाई डिजी मार्क इंडिया। क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप रजत, तब जब आप जॉब कर रहे थे और अब जब आप एक स्टार्टअप चला रहे हैं, काफ़ी लोगों को रोज़गार दे रहे हैं? तो जॉब और स्टार्टअप में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जॉब आपका एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, 10 to 6, 10 to 7, पर स्टार्टअप में ऐसा नहीं है। स्टार्टअप में आपका 24/7 भी कभी कभी काम करना पड़ता है। मैं बताऊं आपको, मैं कभी कभी काम स्टार्ट करता हूं 9:30, 10 o'clock, मुझे क्लोज करते करते 8, 9 भी हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं फुल 7 डेज़ इन अ वीक में पूरे 7 डेज़ वर्क करता हूँ, इवन संडेज़ को भी वर्क करता हूँ। पर ये क्या है, अपने लिए वर्क करता हूँ, अपने लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए वर्क करता हूँ, उनको रिजल्ट प्रोवाइड करने के लिए। मुझे कंप्लेन नहीं है इस चीज़ को लेकर, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर जॉब में ये था कि एक लिमिटेड टाइम तक कर रहा हूँ और लिमिटेड इनकम है, पर यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा सर्व कर रहा हूँ, अपने लिए भी अच्छा है, क्लाइंट्स के लिए भी अच्छा है। किसी और के लिए काम करने के बजाय आप खुद के लिए काम कर रहे हैं और लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। एग्जैक्टली, एक ब्रांड क्रिएट कर रहा हूँ जो कि लोग जाने और जिससे बहुत कंफर्टेबल हो रहे हो। अगर हम बात करें आपके एम्प्लॉयज़ की, या आप उन लोगों की जो आपके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जिनको आप रोज़गार प्रदान कर रहे हैं, तो फिलहाल में कितने ऐसे लोग हैं? तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोलूँ तो हमारे साथ 8 जन हैं जिनके साथ हम, जो हमारे साथ एसोसिएटेड है। उसमें से हमारे साथ 5 जन ऐसे जो हम ऑन जॉब पेरोल पे हैं, जिनको मैं सैलरी प्रोवाइड करता हूँ, और ऐसे कुछ फ्रीलांसर्स हमारे साथ वर्क करते हैं जो एसोसिएटेड रहता है हमारे साथ। ले दे के इतने सारे लोग हैं जिनके साथ बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और नए नए सेक्टर्स को हम वर्क कर रहे हैं और अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस सेक्टर में भी घुसने का। इवन इनके साथ वर्क करके क्या है कि मैं भी हर दिन कुछ नया सीखता हूँ, क्योंकि इस फील्ड में क्या, जितना आप सीखेंगे ना उतना आपके लिए और अच्छा है, क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। इसमें एक चीज़ खत्म होता है, नया चीज़ आ जाता है। ये चीज़ सीखना, समझना नए लोगों के साथ में और अच्छा लगता है।
रेवोल्यूशनरी चेंज को आप कैसे देख रहे हैं इस दौरान? रेवोल्यूशनरी चेंज मैं आपको बोलूँ तो ये आया आपका जब से कोविड आया उसके बाद आया। कोविड एक तरीका से क्या था कि इस मार्केट में मतलब सारे मार्केट के लिए डिजिटल लोगों में बहुत अवेयरनेस लेके आया कि लोगों को भी रियलाइज़ हुआ कि डिजिटल का पावर क्या है। बिफोर कोविड लोगों को वैल्यू पता था कुछ लोगों को, पर आफ्टर कोविड लोगों ने देखा कि क्या इसका वैल्यू है, कितना उन लोगों को ग्रोथ दिख रहा है, कितना इसके थ्रू उनको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो ये सब चीज़ कोविड के बाद आया मार्केट में और लोगों ने डिजिटल प्रोडक्ट्स को, डिजिटल सर्विसेज को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया। आप भी देखे होंगे तो आप लोगों ने भी बहुत सारे सर्विसेज को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया आफ्टर कोविड, क्योंकि डिजिटल थी। ऑब्वियसली जैसे मानिए अगर आप बोले जोमेटो स्विगी को भी लोगों ने बहुत एक्सेप्ट किया आफ्टर कोविड ही। पहले था लेकिन लोगों में वैल्यू पता था, लोग हाँ ये चीज़ है, जोमेटो स्विगी एप्लीकेशन है, पर उसके बाद ये सब चीज़ आया। और भी बहुत सारे एग्जैक्टली जैसे यूपीआई अगर आप बोले तो मेन रीज़न यही था कि कोविड के बाद पेमेंट करना है तो इजीली करना, तो यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर पा रहे हैं। तो और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो सॉफ्टवेयर जो कि लोगों ने एक्सेप्ट कर बहुत इजीली उस चीज़ को अडॉप्ट करके यूज़ कर रहे हैं। रोहित, रजत, अगर हम बात करें आपके चैलेंजेस की, तो किसी भी स्टार्टअप को इनिशियली स्टार्ट करने में काफ़ी चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है। आपने भी कुछ ऐसी चैलेंजेस फेस करे? मैंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं। मेरे साथ साझा करना चाहें? ज़रूर, मैंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं। मेरे साथ ऐसा मोमेंट था कि मैं रात में सोता था, मेरा नींद खुल जाता था कि अगले दिन उस काम को डिलीवर करना, बस मेरा काम हुआ नहीं है अभी तक वो वाला। लाइक हमारा जो प्रोडक्ट है 360 वर्चुअल टूर का, जिसको हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसका क्या है, हमारे स्टैंड और एक हेड होता है, तो वो हमारे पास अभी तक पहुंचा ही नहीं था और हमें वो चीज़ 2 दिन में डिलीवर करनी थी वर्क शूट करके क्लाइंट को। मैं उसी के लिए सोच के बहुत परेशान था कि ये चीज़ आएगी कैसे, क्योंकि ये चीज़ यहाँ मिलती नहीं है, मुझे इंडिया के बाहर से मंगानी पड़ी थी ये चीज़, तो उसका एक टेंशन था। फिर एक प्रॉब्लम हमने देखा है कि बहुत सारे हमें बहुत ज़्यादा फॉलोअप्स करने पड़ते थे क्लाइंट्स के साथ में कि मिलने के लिए या सर्विस को अवेल करने के लिए, जो कि एक टाइम पर लगता है कि यार क्यों हम इतना बोल रहे हैं जबकि लोग हमें वैल्यू प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं। पर ये सब एक चैलेंजेस थे, पर इनको लेके मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और जब लोगों के बाद हमने वर्क किया, उनको रिजल्ट दिखाया, तब लोगों ने भी रियलाइज़ कर रेफरेंस के थ्रू बहुत सारे बिजनेसेस भी आए। तो कई बार लोग बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग भी करते होंगे आपसे। वो तो बहुत कॉमन है, वो इस मार्केट में बहुत कॉमन है कि लोग बार्गेन करते हैं। हमें हैबिट भी हो गया इस चीज़ का। हाँ, हमें हैबिट भी हो गया इस चीज़ का, और हम पर उसके हिसाब से हम अपने आप को भी क्या बोलते हैं शेप कर चुके हैं कि हमें कैसे उन चीज़ को डील करना है। क्योंकि हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम जो वैल्यू आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। पर जब वो लोग एक्सेस बार्गेन करने लगते हैं ना, तब हमें भी उस चीज़ को करने की इच्छा नहीं करती। हर कोई इंसान चाहता है वैल्यू फॉर मनी, तो वैल्यू फॉर मनी सबके लिए मायने रखती है और ये होनी चाहिए। रजत, अगर हम बात करें 360 वर्चुअल टूर का भी आपने जिक्र किया, तो 360 वर्चुअल टूर है क्या, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। 360 वर्चुअल टूर क्या है, हमारा एक यूएसपी है, मतलब हमारा यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट है, जो कि हम बहुत कॉन्फिडेंट होकर लोगों को बताते हैं, क्योंकि हम जो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं 360 वर्चुअल टूर में, वो कोई प्रोवाइड नहीं करता है। तो 360 वर्चुअल टूर क्या है, बेसिकली आपका एक प्रोडक्ट है जो हम आप लोग डिजिटली अपने किसी प्रेमाइसेस को, अपने किसी प्रॉपर्टी को, अपने किसी शॉप को किसी कस्टमर तक पहुंचाना है, तो आप उसको आराम से पहुंचा सकते हैं। उसका एक स्मार्ट लिंक जनरेट करते हैं हम, आप किसी को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, भेज सकते हैं अपने व्हाट्सएप पे, SMS पे, मेल पे, कोई भी मीडियम के थ्रू। इवन आप उसको अपने वेबसाइट के ऊपर पुटअप कर सकते हैं। तो बताऊं आपको मैं थोड़ा उसका प्रोसेस। हम बेसिकली फोटो शूट करते हैं आपके लोकेशन का, तो जब हम लोकेशन का फोटो शूट करते हैं तो वहाँ पे हम 90 डिग्रीज में 4 फोटो खींचते हैं और उन चारों फोटो का एक पैनोरामा बनाते हैं और फिर उसको हम इमेज में कन्वर्ट करते हैं। जब इमेज में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद उसको स्टिचिंग करके उस पर एरोस पुटअप करते हैं, नेविगेशन पुटअप करते हैं। तो ये पूरा जब प्रोसेस होता है आपके पूरे प्रेमाइसेस का, तो आपका एक पैनोरामा नहीं, आपका 20-30 पैनोरामा भी कभी कभी जनरेट हो जाता है। मैं बताऊं, हमने अभी कुछ मंथ पहले एक होटल का हमने ये 360 शूट किया था, जिसमें 100 पैनोरामास थे और 100 पैनोरामास को स्टिच करने में बहुत टायरिंग जॉब था, पर हमने एनी हाउ किया और उनको जो रिजल्ट प्रोवाइड किया, दे वर वेरी वेरी हैप्पी विद द आउटकम, क्योंकि उन्होंने बोला कि तो बहुत अच्छा वैल्यू आपने हमें प्रोवाइड किया जो आप सर्विस का चार्ज हमसे किए। मतलब 360 वर्चुअल टूर के थ्रू अगर हम चाहें तो अपने लोकेशन पे बैठ के किसी भी प्रेमाइसेस के इनसाइड में जाकर घूम सकते हैं, राइट? करेक्ट। उसका आपका डिजिटल ब्रांडिंग हो रहा है, आप लोगों के पास अपना ब्रांड को, अपने शॉप को या अपने प्रॉपर्टी को लोगों तक पहुंचा रहे, कंफर्टेबल उनको फ़ोन के थ्रू कंफर्ट दिला रहे कि आप ये जगह पे आएंगे तो आपको ये एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। अब जैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस में आप देखे होंगे या वेबसाइट्स में भी, जैसे मानिए ओयो के वेबसाइट में अगर आपने देखा होगा, या मानिए मेक माई ट्रिप में उसके फोटोज़ रहते हैं प्रॉपर्टीज़ के, पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको एक लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, 360 क्रिएट कर रहे हैं, जो कि आप वेबसाइट में भी पुटअप कर सकते हो और किसी को भेज भी सकते हैं। तो उससे क्या होगा, लोगों में बहुत कंफर्ट फैक्टर आएगा कि आपने ये पीस पहले देखा हुआ, आपको पता है कि आपको यही मिलने वाला है, यही आपको प्रेमाइसेस दिखने वाला जब आप यहाँ पे जाएंगे। रचित, अभी आपने बात करी क्वालिटी फैक्टर की, आप क्वालिटी काफ़ी अच्छा मेंटेन करते हैं, तो कैसे आप इस क्वालिटी को इंश्योर कर पाते हैं?
हम क्वालिटी इंश्योर करते हैं। आपका बेसिकली बताऊं आपको, हमारे पास जो इक्विपमेंट हम जो यूज़ करते हैं वो बेसिकली झारखंड बिहार का सबसे महंगा इक्विपमेंट जो कैनन 1DX था, जो कि जिसका दाम ही 5 लाख रुपये, हम उससे शूट करते हैं। मतलब किसी की प्रॉपर्टी को हम अगर कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें सबसे एक्सपेंसिव गैजेट से हम उसको यूज़ करते हैं। तो हम उस चीज़ के थ्रू क्या हम क्वालिटी इंश्योर करते हैं किसी भी क्लाइंट के लिए, और उसी को हम आगे भी प्रमोट भी करते हैं। आपके साथ जो मैन पावर जुड़े हुए हैं उसकी क्वालिटी को आप कैसे इंश्योर करते हैं, वो मैन पावर की क्वालिटी जो आपकी स्टार्टअप को ग्रो कराने या डेवलप कराने में हेल्प कर रही है? तो मैं बताऊं, हमारे पास जो मैन पावर है वो बहुत ही क्वालिफाइड है, जो कि अपना कोई भी काम करते हैं तो अपना 100% नहीं, मोर देन 150 से 200% वो लोग डिलीवर करते हैं अपने काम को लेके। मेरे पास डिज़ाइनिंग के लिए हो गए, या मैंने फोटोग्राफी के लिए हो गए, या मैंने डेवलपमेंट के लिए हो गए, वेबसाइट डेवलपमेंट, या मैंने हैंडलिंग के लिए भी हो गए। तो वो लोग जो है, जब मैं स्क्रीनिंग करता हूँ किसी का भी, मैं इंश्योर करता हूँ कि वो जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या होता है, मैं पहले उन्हें 1 महीना के लिए अपने टेस्टिंग फेज़ में भी रखता हूँ कि उनका मैं देखने के लिए और उनको इम्प्रूव करने के लिए भी। जब वो लोग क्वालिटी में आते हैं, जब वो लोग वैसा वर्क करना स्टार्ट करते हैं, तभी मैं उन्हें क्लाइंट को भी इंट्रोड्यूस कराता हूँ। उससे पहले मैं प्रेफर भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर कुछ क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं उसे 150% अच्छा प्रोवाइड कर रहा हूँ क्वालिटी। तो अपनी मैन पावर पे ही आपका जो भी कंटेंट है वो सारा डिपेंड कर रहा है मैन पावर की क्वालिटी के ऊपर। मैन पावर का सिलेक्शन से पहले आप किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? सिलेक्शन से पहले मैं देखता हूँ कि उनका रवैया कैसा है, जो कि मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि उनका बातचीत का तरीका कैसा है, वो कितना अच्छे से चीज़ों को समझते हैं, क्या मैच्योरिटी है कि नहीं है। क्योंकि आजकल का जो जनरेशन है, अगर मैं किसी को भी हायर करना चाहता हूं, तो मैं देखा ये चीज़, लोगों को चाहिए कि मैं 2 महीना काम किया है, मुझे 2 महीना में हाइक चाहिए, जबकि ऐसा नहीं पॉसिबल होता है। पॉसिबल नहीं है, एकदम भी पॉसिबल नहीं। अगर आप वो चीज़ काम डिलीवर कर रहे हो, अगर वो आप आउटपुट डिलीवर कर रहे हो, तब मैं मानता हूँ कि वो 6 महीने में आपको वो चीज़ रिजल्ट दिखेगा, आपका इंक्रीमेंट दिखेगा। पर यहाँ पे मैं वही होता है कि मैं पहले क्या करता हूँ, मैं जैसे आपको बताया कि मैं पहले लोगों को टेस्ट करता हूँ कि लोग कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका नॉलेज कैसा है, उनका कॉन्फिडेंस कैसा है। कोई भी वर्क को लेके मैं पहले टास्क भी प्रोवाइड करता हूँ, तो बोलता हूँ उस टास्क पे 1 वीक पहले आप उसको पहले एग्जामिन करिए, आप उस पर वर्क करिए, रिसर्च करिए, फिर आप मेरे को लेके आइए कि सोल्यूशन आपने क्या निकाला इस टास्क का। मुझे तो पता है कि क्या सोल्यूशन है, पर मैं देखना चाहता हूँ कि उनका क्या कॉन्फिडेंस है, उनका क्या अंडरस्टैंडिंग है उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। तो दिस इज हाउ हम लोग मतलब पूरा एग्जामिन करते हैं 1 वीक के अंदर पहले। फिर हम जब सेलेक्ट करते हैं, फिर हम 1 महीने का, जो मैंने बताया आपको, मैं उन्हें एक रोल प्रोवाइड करते हैं कि वो रोल में वो सेटिस्फाई कर पा रहे कि नहीं हमारे थॉट्स को, और जब वो होता है फिर हम उस चीज़ को आगे लेके बढ़ते हैं। 360 वर्चुअल टूर के अलावा और ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं डिजी मार्क इंडिया के थ्रू? सो डिजी मार्क इंडिया पे हमारे पास अलग अलग बहुत सारे सर्विसेज और है डिजिटल मार्केटिंग को लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है सोशल मीडिया प्रमोशन, जो कि आप भी देखें आजकल सब कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव होना चाहता है। कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं, आप हमें ब्रीफ में बता सकते हैं? जरूर। एक तो सोशल मीडिया मार्केटिंग जो मैंने आपको बताया, फिर एक हो गया वेबसाइट डेवलपमेंट। वेबसाइट डेवलपमेंट भी अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बनते हैं। उसके अलावा फिर अपना ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, और उसके अलावा अपना फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हो गया, फिर SMS मार्केटिंग हो गया, व्हाट्सएप मार्केटिंग हो गया। अभी नया मेटा ने लॉन्च किया व्हाट्सएप API फीचर, हमने वो सब भी वर्क करना स्टार्ट कर रहा है। व्हाट्सएप मार्केटिंग क्या है और ये कैसे हो पा रहा है? व्हाट्सएप मार्केटिंग बेसिकली थोड़ा यूनिक है। लोगों के फोन में आपका मतलब कि आजकल SMS लोग कम देखते हैं, पर व्हाट्सएप सबको ही देखते हैं। सुबह उठते पहले लोग अपना व्हाट्सएप ओपन करते देखते हैं किसी का मैसेज आया है कि नहीं आया। तो हमारा पर्पस क्या रहता है, व्हाट्सएप मार्केटिंग एक आर्टिफिशियल वर्चुअल नंबर के थ्रू आपके फोन में घुसना अपने प्रमोशनल मैसेज को लेके, जिसके थ्रू क्लाइंट्स को रिस्पॉन्स भी देखे मेरे, बहुत अच्छा कन्वर्जन भी आया व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू। SMS मार्केटिंग क्या हुआ? SMS मार्केटिंग आपने भी देखा होगा कि 6 डिजिट से आपको एक मैसेज आता होगा, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज प्रमोशन का, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान्यवर में सेल लगा है तो उसका बेनिफिट उठाइए, इतना % डिस्काउंट मिल रहा है। ये सब SMS मार्केटिंग हो गया। पर आजकल SMS मार्केटिंग को लोग इग्नोर कर रहे हैं, बहुत लोग शिफ्ट कर रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि व्हाट्सएप बहुत पर्सनलाइज हो गया। बेसिकली अगर हम बात करें रजत, डिजी मार्क इंडिया के मोटिव के बारे में, तो ये कैसे लोगों को, मेन पर्पस क्या है डिजी मार्क इंडिया का लोगों के प्रति, क्या इनके टारगेट ऑडियंस के प्रति मेन पर्पस जिनसे डिजी मार्क इंडिया अपने क्लाइंट्स को सर्व कर पा रहा है? देखिए, हमारा मेन पर्पस हमेशा से ये रहा है कि हम चाहते थे कि हमारे जो यहाँ पे क्लाइंट्स हैं, जो यहाँ के रांची के, या मानिए कि जहाँ पे हम सर्व कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को थोड़ा डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में आइडिया लगे। क्या है कि लोगों को आइडिया बहुत कम है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स होते क्या हैं। तो मेरे ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिनको आइडिया नहीं होने के कारण में ऐसे भी एजेंसीज आए हैं जो उनको मतलब कि सर्विस प्रोवाइड किए, पैसे ले लिए, पर वो गायब हो गए और सर्विस पूरा प्रोवाइड भी नहीं किए। ऐसे मेरे क्लाइंट्स अभी भी हैं जो मुझे बताते हैं इस चीज़ के बारे में। आपका प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन कैसे कर पा रहा है? हमारा प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन इसलिए कर पा रहा है, जैसे मैं बताया कि 360 वो आपका लाइफ टाइम के लिए हम प्रोवाइड करते हैं, उसमें हम कोई एडिशनल चार्जेस नहीं लेते। एक तो वो हो गया, तो आपके पास जब लाइफ टाइम के लिए कोई प्रोडक्ट आ गया, आप किसी को भी कभी भी दिखा सकते हो और उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी आपका एक कन्वर्जन में अगर होता है, आपका वैल्यू उसमें से भी निकल सकता है।
देन मैं बोलूँ सोशल मीडिया के लिए जब पोस्टर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, वो सब पोस्टर में कुछ कंसेप्ट होता है, सब में कुछ आइडिया होता है, तब जाके वो पोस्टर हम प्रिपेयर करते हैं, हम डिलीवर करते हैं। तो वो चीज़ आया जब आप वहाँ कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं और लोगों को तक डिलीवर कर रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा चीज़ मैटर करता है। तो हम ऐसे वैल्यू ऐड करते हैं आपके पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, या माने आपके जो आपका वर्क है उसके ऊपर, तो हमारी सर्विस ऐसे चलती है। मतलब कोई भी पर्सन अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उस इन्वेस्टमेंट का उसको एक्चुअल वैल्यू मिलना चाहिए, ये और मिल भी रहा है। मेरे ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिनको वैल्यू उससे ज़्यादा मिल रहा है। ये मैं जब एग्जामिन करता हूँ, जो उनके मार्केटिंग वाले लोगों से मैं पूछता हूँ, या मैंने कभी कभी किसी डायरेक्टली ओनर से बात करता हूँ, तो मुझे बताते हैं कि रचित आपके इस एडवर्टीजमेंट से, इस टारगेटिंग से, इस पर्टिकुलर पोस्टर से हमारा इतना कन्वर्जन आया, हमारे बिजनेस आई है। मेरे क्लाइंट है जो कि बहुत खुश थे, उन्होंने मुझे पर्सनली बोला कि थैंक यू भी बोला कि इतना अच्छा हमने काम कर दिया उनके लिए। रचित, किसी भी स्टार्टअप को चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट और फंड्स की ज़रूरत होती है, तो आपकी स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट आप कैसे जनरेट करते हैं, या आपका रेवेन्यू जनरेशन मॉड्यूल क्या रहता है? हमारा जो स्टार्टअप है उसमें मैं बोलूँगा कि मैंने 1 रुपया का भी इन्वेस्टमेंट कहीं से भी नहीं है, जो है मेरा खुद का है, जो मैं बोलता हूँ बूट स्टार्टअप होता है, मेरा वो खुद का ही। आपका स्टार्टअप बूट स्ट्रैप मोड पे फंक्शन कर रहा है? करेक्ट। तो हम उसी मॉड्यूल पे वर्क भी करते हैं, और हम उसी मॉड्यूल से वर्क करते भी आ रहे हैं, और टचवुड बहुत बढ़िया चल भी रहा है। अगर हम बात करें आपके रेवेन्यू शेयरिंग मॉड्यूल की, तो जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ या जितने भी आपके लोग आपसे जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उनका साथ आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉड्यूल किस तरह से है? देखिए, रेवेन्यू शेयरिंग मॉड्यूल जो हमारा कुछ भी नहीं ऐसा है, बस सबका जो एम्प्लॉयज़ जो है उनका सैलरी जो होता है वो सैलरी जाता है, बाकी जो रेवेन्यू होता है वो बिज़नेस के ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे भी हम नए नए टेरिटरीज़ में एक्सपैंड करने का प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम अपने एंड से इन्वेस्टमेंट करें कि हम वहाँ पे कैसे एक्सपेंशन और कर सकते हैं। B2B और B2C कंसेप्ट में आपका डिजिमार्ट इंडिया कैसे फंक्शन कर पा रहा है? B2B तो सबको ही जानते हैं, जैसे बड़े बड़े बिजनेसेस जो हैं, जो मेन नीड होता है जिनको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का या मनी हैंडलिंग के सर्विसेज का, तो मैं बताऊं कि हमारे क्लाइंट्स में BMW जो टाइटेनियम मोटरशिप डीलरशिप है वो हमारे क्लाइंट है। फिर आपको बताऊं मैं स्कोडा का डीलरशिप है, MG है, ये अलग अलग क्लाइंट्स हैं हमारे हैं। टोयोटा का डीलरशिप है। मैं बताऊं मेरे पास Hyundai की भी डीलरशिप्स हैं जो हम B2B में सर्व कर रहे हैं। फिर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग भी है, इवन हमारे पास हॉस्पिटल इंडस्ट्री भी जिनको हमने सर्व किया और जिसको हम सर्व करते भी आ रहे हैं, और वो भी बहुत हमारे साथ खुश हैं वर्क को लेके। और मैं बताऊं B2C में, तो B2C में क्या है कि हमारा उतना डिमांड नहीं रहता है, पर B2C में कुछ छोटा मोटा डिमांड्स रहता है कि फॉर एग्जांपल कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कुछ पोस्टर डिज़ाइन करना है, या मानिए कुछ क्या तो बोलता हूँ कि इनविटेशन कार्ड प्रिपेयर करना है, या मानिए छोटे मोटे किसी का कि एक सीजन ग्रीटिंग है, मानिए कि जैसे कोई फेस्टिवल है, बुद्धा पूर्णिमा भी था, तो उसमें क्या हुआ उनका फ़ोटो लगा के देने ताकि वो अपने कम्युनिटी में लोगों को शेयर कर सकें। तो वो B2C में छोटा छोटा हमारे पास वर्क्स आते रहते हैं। रचित, अभी तक तो आप यहाँ तक आ चुके हैं, इसके आगे का आपका वे फॉरवर्ड विजन क्या है, या इसके आगे कहाँ जाना है? हमारा वे फॉरवर्ड जाना है? श्योर बेसिकली हमारा बहुत अच्छा एक पिक्चर क्लियर है। हम अभी एक्सपैंड कर रहे हैं। बेसिकली हमारा वर्क झारखंड और वेस्ट बंगाल में होता है, और दिल्ली में भी कभी कभी वर्क होता है, और उड़ीसा में भी हमारा वर्क होता है। तो हमारा टारगेट अभी है कि नॉर्थ ईस्ट में घुसने का, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ऐसा मार्केट है जो हम चाहते हैं कि हम उसको एक्सपैंड करें, उसको एक्सप्लोर करें, क्योंकि वहाँ पे भी लोगों को नीड है अच्छे सर्विस प्रोवाइड करने वालों की। और धीरे धीरे पैन इंडिया में तो एक्सपैंड कर ही रहे। इवन हमने जयपुर, राजस्थान में भी किया है। अभी राज्यों में आप ऑपरेट कर रहे हैं? हमने दिल्ली में किया है, उड़ीसा में किया है, झारखंड तो है ही है, बिहार में किया हमने, वेस्ट बंगाल में किया है, हमने जयपुर में भी किया है, फिर हमने आपका क्या तो बोलते हैं बैंगलोर में भी सर्विस प्रोवाइड किया है। इवन मैंने बेल्जियम में भी क्लाइंट्स को सर्व किया हुआ है। तो हमने इंटरनेशनल वर्क भी किया हुआ है, और हम बहुत अच्छे से, दे वर वेरी हैप्पी विद आवर वर्क ऑल्सो। हमने उनके लिए लोगो प्रोवाइड किया था बना करके, एंड दे वर वेरी 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 हैप्पी, एंड दे इवन प्रोवाइडेड अ रेफरेंस। बहुत लोगों को हमने दिया था उन्होंने। किसी भी स्टार्टअप का मेन उद्देश्य होता है कि किसी ऐसी प्रॉब्लम या गैप को फिल करना जो कि सोसाइटी की ज़रूरत है, और ऐसे चलन को सोसाइटी में एक्सेप्ट कराना जो कि अभी प्रेवलेंट नहीं है, या जो चलन एक्सेप्टेड नहीं है। आपके स्टार्टअप ने भी कुछ यूनिक कंसेप्ट सोसाइटी में एक्सेप्ट कराया है, तो सोसाइटी में वो एक्सेप्ट कराने से पहले आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए उन क्लाइंट्स या कस्टमर्स या लोगों की साइड से, बिफोर वो आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर सके और पहले उस चीज़ को मान सके कि हाँ इस चीज़ की ज़रूरत है? देखिए, पहले तो क्या है कि लोगों में एक्सेप्टेंस आता नहीं है जल्दी। एक्सेप्टेंस लाने के लिए आपको समझाना बहुत पड़ता है। यहाँ के भाषा में बोले तो लोग कन्विंस करना बहुत प्रेफर करते हैं, पर मैं हमेशा से ये माना हूँ, मैं कभी भी किसी को कन्विंस नहीं करता हूँ, मैं एक कन्विक्शन डेवलप करता हूँ। क्योंकि अगर आप कन्विक्शन डेवलप करेंगे तो क्या है, वो चीज़ पहले आपके में दिखेगा, और आप जब बोलेंगे उसके बारे में तो वो चीज़ बहुत क्लियर होता है। तो मैं कन्विक्शन डेवलप करके सोसाइटी में कर पाते हैं
ये बेसिकली क्या है कि मैं उस प्रोडक्ट को पहले यूज़ करता हूँ खुद, जैसे फॉर एग्जांपल बोलो सोशल मीडिया, तो मैंने सोशल मीडिया में एड्स अपने लिए रन किए हैं और मैंने वहाँ से कन्वर्ट भी किए हैं क्लाइंट्स को, जिनके लिए मैंने बहुत, और जो कि बहुत खुश थे जो हमने सर्विस प्रोवाइड किया था उनको। इवन हमने उनके लिए वर्क भी किया, 4-5 महीने हमने काम भी किया, उनका वर्क कंप्लीट हुआ, फिर उन्होंने बोला कि यस हमारा अभी ब्रांडिंग का काम खत्म हो गया। तो वो कन्विक्शन मैंने कैसे लाया, पहले मैंने खुद यूज़ किया, मैंने सर्व किया, मैंने रिजल्ट देखा। अब मैं जब बताता हूँ उसके बारे में किसी को, तो मेरे वो फेस में वो चीज़, वो कॉन्फिडेंस दिखता है। सो दैट इज हाउ आई बिल्ड अप अ कन्विक्शन विद एनीवन। तो उसके थ्रू हम सोसाइटी में जब अपने प्रोडक्ट्स को लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल 360 बोलूँ मैं, तो गोदरेज इंटीरियर हमारे क्लाइंट है उड़ीसा मार्केट में, उन्होंने एक बार हमें बुलाया एंड दे वर वेरी हैप्पी, क्योंकि हमने बताया कि इसका वैल्यू क्या है, हमने दिखाया और उनको वैल्यू दिखा भी, उनके पास रिटेल भी बहुत सारे हुए। तब उसके बाद आया आपका ये चीज़ कि वो हमें वापस इसी साल फरवरी में हमने बुलाया था उन्होंने, हमने फरवरी में वापस गए थे वहाँ पे वर्क करने के लिए। सो दैट इज़ हाउ यहाँ पे एक्सेप्टेंस ऐसे आता, कन्विक्शन डेवलप करके, और मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कन्विक्शन डेवलप करने में। स्टार्टअप इकोसिस्टम को आप किस तरह से देखते हैं? स्टार्टअप इकोसिस्टम में मतलब कि आजकल बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, लोगों में एक चीज़ ये आ गया है कि हम 1 महीना 2 महीना 3 महीना काम किए और हमें ये चीज़ आ गया, हम अपना खुद का स्टार्ट करेंगे। तो कि क्या है कि एक स्टार्टअप इकोसिस्टम में ये पार्ट नहीं हो रहा है, ये मार्केट को ख़राब करने का पार्ट हो रहा है। मानिए जैसे एग्जांपल मैं कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ फॉर डबल एक्स प्राइस, तो वो क्या करेंगे, वो एक्स प्राइस में सर्विस प्रोवाइड करेंगे, प्राइस कम कर देंगे और वो बोलेंगे कि हम आपको इससे अच्छा सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इससे वो मार्केट खराब कर रहा है और इकोसिस्टम खराब कर रहा है, तो इससे कभी ग्रो किसी का नहीं हो पाएगा, ना ही वो कभी ग्रो करेंगे, ना ही जो एग्जिस्टिंग है उनका तो वो क्लाइंट चल जाता है, जिसके कारण वो भी ग्रो नहीं कर पाते। तो ये इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है, इकोसिस्टम खराब करने का चीज़ हो रहा है। स्टार्टअप को ग्रो कराने के लिए, स्टार्टअप को डेवलप कराने के लिए गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम्स रहती हैं, तो उन स्कीम्स को कभी आपने अवेल किया है? नहीं, मैं आज सुबह ही स्कीम्स के बारे में पढ़ भी रहा था, मुझे बहुत सारे स्कीम्स के बारे में आइडिया भी नहीं थी, पर आज सुबह मैं देख रहा था स्कीम्स के बारे में और मैं बहुत ईगर था समझने के लिए, ताकि मैं गवर्नमेंट से कुछ हेल्प ले सकूँ सब स्कीम्स के थ्रू। सो मैं मतलब लुकिंग फॉरवर्ड टू दी स्कीम्स, मैं शायद नेक्स्ट कुछ दिनों में इसको देखूंगा, समझूंगा और अवेल करने का जरूर कोशिश भी करूँगा। अगर हम बात करें आपके क्लाइंट्स की, तो क्लाइंट्स के एक्सपेक्टेशन को आप कैसे फुलफिल करते हैं, या क्लाइंट्स के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए, उनको कम्प्लीटली सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या क्या करते हैं? ये जो है ना सेटिस्फैक्शन और उनके एक्सपेक्टेशंस को मैच कराना, ये कभी कभी क्या होता है मेजर हो नहीं पाता है, और कभी कभी अगर आपके पास मैन पावर करेक्ट है और आप पता आप उसको ट्रैक कर पा रहे हैं, तो वो मेजर विद इन 15 डेज भी हो जाता है। लास्ट मंथ ऐसे ही हुआ था, जो मतलब मेरे क्लाइंट हैं उनके मैनेजर ने मुझे बताया 15 डेज में बताया कि रचित जी देखिए ये सब चीज़ का यहाँ पे रिस्पॉन्स है, ये सब चीज़ का हमने रिटेल भी कर दिया है। तो मैंने बोला कि बहुत अच्छा बात है कि यहाँ पे आपने ट्रैकिंग का ऑप्शन सेटअप किया हुआ क्लाइंट ने, कि इस पर्टिकुलर पर्सन से मुझे सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि वो आगे सब चीज़ देख रहा है, डील कर रहा है। तो ये चीज़ है यहाँ पे कि एक्सपेक्टेशन मैच कराने का, और ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिनके लिए हम बहुत कुछ करते भी हैं पर उनका कोई एक्सपेक्टेशन मैच भी नहीं होता है। तो एक वो चीज़ आता मुझे पता है, क्योंकि जब एक सिस्टम जो होता है वो सिस्टम जब गायब हो जाता है ना, तब आपका गैप बन जाता है, और वो गैप के थ्रू क्या होता है कि आप जो चाहते हैं डिलीवर करना, आप डिलीवर कर रहे हैं पर वो चीज़ रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, वो रहता ही है। कोई भी अगर स्टार्टअप क्रिएट करना चाहता है तो उसके लिए आपका क्या मतलब सजेशंस है जो आप चाहेंगे साझा करना? क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि लोग किसी आइडिया के ऊपर चाहते हैं कोई स्टार्टअप क्रिएट करना, विदाउट हैविंग सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस वो शुरू कर देते हैं, फेलियर हो जाता है, क्लोजर हो जाता है, या बीच में ही बंद कर देते हैं। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? स्टार्टअप अगर किसी को करना है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि फर्स्ट 2 ईयर्स आप कुछ मत सोचिए कि मनी आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि मैंने भी वही चीज़ किया। स्टार्टिंग में मनी कुछ नहीं था, मैंने पर बहुत मेहनत किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया। मेरे जो फैमिली वाले फ्रेंड्स मुझे जानते हैं, वो मुझे देखे कि कितना मैंने मेहनत किया इस पर्टिकुलर चीज़ को बनाने के लिए, करने के लिए, मेरे ब्रांड को क्रिएट करने के लिए। अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो आप बेसिकली क्या होता है ना, स्टार्टअप में आपको बहुत लोग बिना आइडिया के आते हैं, बस आते हैं कि हाँ मुझे पता है इस चीज़ को मुझे करना है, मैं करना बस। तो क्या होता है 2-3 महीना में रिजल्ट जब नहीं मिलता है तो वो चीज़ लोगों में आता है, नेगेटिविटी आना स्टार्ट हो जाता है कि यार मुझे तो फ़ायदा मिल ही नहीं रहा, मुझे कुछ बिजनेस ही नहीं आ रहा, मुझे कुछ पैसे ही नहीं बन रहे मेरे को, तो तब वो चीज़ तो खत्म ही हो जाता करना ना, फिर रोक देते हैं या बंद कर एग्जैक्टली। पर वही है कि आपको कंसिस्टेंटली लगना पड़ेगा, आपको स्मार्ट और हार्ड वर्क दोनों करना होगा, तब जाके आप कहीं तक पहुँच पाएंगे। पर वही है कि अगर अपना काम करें, छुट्टी मत लीजिए, आप दिल से मेहनत करिए और आपको रिजल्ट पक्का दिखेगा। क्योंकि मैंने भी यही चीज़ किया है, मेरे को रिजल्ट दिखा है, मैं क्लाइंट्स को भी रिजल्ट डिलीवर किया हूँ, और मैं बहुत सारा चीज़ और भी साथ में किया हूँ इसी जर्नी के बीच में अपना। आपने बात करी फैमिली और फ्रेंड्स की, तो आप एक अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से पढ़कर निकले, उसके बाद आपने जॉब भी करी, और कोविड के टाइम पे आपने जॉब छोड़कर अपना स्टार्टअप क्रिएट करने का सोचा, तो फैमिली और फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन रहा था इस दौरान, कितना सपोर्ट रहा था?
मैं बोलूँ तो मेरे पास जो फ्रेंड्स और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं और मेरे फैमिली जो है, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कुछ लोगों को पाके लाइफ में, खासकर मेरे फैमिली वालों को। मेरे मॉम डैड और मेरा एक बेसिकली ट्विन भाई है, एंड आई एम वेरी वेरी मच ब्लेस्ड कि वो उनका प्रेजेंस है, उनका गाइडेंस है मेरे ऊपर, और मेरे को सब चीज़ों सपोर्ट करते हैं। कोई चीज़ ऐसा नहीं होता जिसमें मुझे सपोर्ट नहीं मिलता उनका, एंड आई एम वेरी मच ब्लेस्ड। आई थैंक गॉड कि इतना अच्छा फैमिली मिला कि जो समय के साथ चेंज करना चाहिए फैमिली वालों को चेंज भी किया, नए चीज़ों को अडॉप्ट भी किया, और पता है कि ये चीज़ करने से हमें मतलब कि आगे सोसाइटी में भी क्या ग्रोथ होने वाला है। और बात करूँ मेरे फ्रेंड्स की, तो मेरे ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके लिए बहुत मैं थैंकफुल हूँ कि वो मेरे साथ वर्क में सपोर्ट किए, मेरे को वर्क के साथ साथ पर्सनल लाइफ में भी सपोर्ट किया, और मेरे साथ ग्रो खुद भी कर रहे हैं वो। किस तरह का सपोर्ट आपको मिल पाया आपके फ्रेंड्स और फैमिली से? देखिए, एक होता है कि मेंटल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, मॉनेटरी सपोर्ट एक होता है। मॉनेटरी सपोर्ट के लिए मैं कभी बोला नहीं, मैं वो जो हुआ मैंने खुद से ही किया वो चीज़। एक होता है मेंटल सपोर्ट। तो मेंटल सपोर्ट अगर आपको मिलता है ना, तो आप बहुत ब्लेस्ड होते हो। तो ये मेरे को मेरे फैमिली और फ्रेंड्स के थ्रू मिला है कि वर्क को लेके जब मेरा ब्रेकडाउन हुआ, मैं बताऊँ आपको, मेरा अप्रैल का मंथ था 2019 अप्रैल, आई जनरेटेड अ रेवेन्यू ऑफ ओनली 500 रुपीज़। और उस महीना कुछ भी बिजनेस नहीं हुआ। और मैं इतना डाउन चला गया था कि मैं बोला क्या करूँ, कैसे करूँ, पर मेरी फैमिली थी, मुझे समझाया, बताया ठीक है यार, होता है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ। एंड देन फिर मे के बाद से ऐसा कभी हुआ ही नहीं। दैन उसके बाद से सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। तो ये सपोर्ट एक जो मेंटल होता है ना, आते लोगों को बस यही चाहिए, मेंटल सपोर्ट चाहिए, और किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट भी ज़रूर चाहिए होता है। मेरे को भी था, पर मैं मेहनत किया, ठीक है यार, सॉर्ट आउट हो गया, सारा चीज़ कर लिया। क्योंकि क्या है कि जब तक आप गिरेंगे नहीं तब तक आप उठ नहीं पाएंगे, और गिरना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो गिरेंगे तब उठेंगे, तब सीख के आगे बढ़ पाएंगे ना। ये मेरा थॉट है और मैं इसमें बहुत बिलीव करता हूँ। बहुत खूबसूरत रजत जी, आप हमें ये बताइए कि कोई भी आपके जैसा युवक या युवती, नवयुवती अगर कॉलेज से पढ़कर पास आउट होकर बाहर निकल रहा है, या किसी भी एज ग्रुप में अगर एक स्टार्टअप क्रिएट करने का सोच रहा है, किसी सोसाइटी के गैप को लेकर कोई आइडिया है उसके पास, उसको लेकर वो एक स्टार्टअप क्रिएट करना चाहता है, तो आपकी क्या संदेश रहेंगे उसके लिए? उसके लिए ये संदेश रहेगा मेरा कि जो गैप है ना, आप उसको अच्छे तरीके से एग्जामिन करिए। क्या है कि वो गैप, आजकल गैप बहुत सारा है और उसमें कंपटीशन भी बहुत सारा आ गया है, पर आप कुछ ऐसा यूनिक सा चीज़ प्रोवाइड करिए कि लोगों में बहुत एक सेटिस्फैक्शन है एक बार देख के, तो वो गैप जो है ना वो तुरंत फुलफिल होगा। पर उससे पहले मैं ज़रूर बोलूँगा कि पहले एक्सपीरियंस थोड़ा गैदर करिए। जब तक आप एक्सपीरियंस गैदर नहीं करेंगे तब तक आप उस चीज़ को डील ही नहीं कर पाएंगे। तो एक्सपीरियंस के ऊपर वर्क करिए और टाइम इन्वेस्ट करिए पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर। रजत जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद आपका कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।